एक लड़का 20 साल से एक सूटकेस कंपनी में जॉब करता था और इस लड़के ने ग्राउंड लेवल से कंपनी की शुरुआत की थी और पूरे तरीके से कंपनी को संभाला, रीऑर्गेनाइजेशन किया और कंपनी को अब तक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाया। लेकिन फिर एक दिन कंपनी ने बिना किसी रीजन के उस लड़के को कंपनी से बाहर निकाल दिया और 20 साल की वफादारी, एक्सपीरियंस और हार्ड वर्किंग एक पल में भुला दी गई और उस लड़के ने चुपचाप कंपनी छोड़ दी। उन्होंने एक ऐसी डूबती हुई कंपनी को खरीदा और उस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया कि आज बड़ी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ चुके हैं और आज इंडिया का सबसे बड़ा लगेज ब्रांड बन गए हैं। ये स्टोरी है सफारी कंपनी के फाउंडर सुधीर जाटिया की। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी जैसी बड़ी नंबर 1 कंपनी अपने सबसे काबिल एम्प्लॉइज को कंपनी से बाहर क्यों निकाला और सुधीर जाटिया ने डूबते हुए सफारी को कैसे सक्सेस किया, कैसे इतना बड़ा कंपनी बनाया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है 1971 में, जब हर इंडियन भारी लोहे का टैंक या फिर लकड़ी की बॉक्स के साथ ट्रैवल किया करते थे। उस समय एक बिजनेसमैन दिलीप पिरामैन ने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसकी शायद उस दौर पर किसी ने सोचा भी नहीं था और उनका सवाल यह था, क्या हमें सचमुच इतनी भारी लकड़ी का बॉक्स या फिर टैंक लेकर सफर करनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्री की शुरुआत की और इंडिया का पहला हार्ड प्लास्टिक सूटकेस लॉन्च किया और एक ऐसा बैग जो न केवल हल्का था बल्कि टिकाऊ भी था और वीआईपी सूटकेस ने सफर को बहुत आसान और लाइटवेट बना दिया। उस टाइम वीआईपी कोई लग्जरी ब्रांड नहीं था और ये आम आदमी की जरूरत बन गया था। फिर 1918 के दौर तक लगभग हर घर में कम से कम एक वीआईपी के सूटकेस जरूर होते थे और वीआईपी की सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जल्द ही कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर कंट्रोल कर लिया और वीआईपी के कारखाने नासिक, जलगांव और नागपुर जैसे सिटीज में खुल गए थे और उनका रिटेलर नेटवर्क पूरे इंडिया में फैल गया था और इसी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच ने वीआईपी को केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड की दूसरे सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया। और इससे बीच एक लगेज ब्रांड सफारी चुपचाप अपना पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सफारी की शुरुआत 1974 में एक छोटी सी शॉप से हुई थी, लेकिन इसे ऑफिशियल तौर पर 1918 में सफारी इंडस्ट्री के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इनके पास वीआईपी जैसे मार्केटिंग पहुंच और रिटेलर नेटवर्क नहीं था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये सफारी कंपनी वीआईपी के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन जाएगा। और 1988 में वीआईपी अपने चरण पर था और दिलीप पिरामैन नए एक्सपेंशन की तलाश में थे। उसी दौरान उनका ध्यान एयरकेस्ट्रा नाम का एक लगेज ब्रांड पर पड़ा और ये ब्रांड पहले से ही मार्केट में मौजूद था, लेकिन वीआईपी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं थी और पिरामैन लगेज बाजार में अपना कंट्रोल रखना चाहते थे और एयरकेस्ट्रा को अपने साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत था। इसी डील को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त मोहनलाल जाटिया के साथ पार्टनरशिप कर लिया और मोहनलाल पहले से ही लगेज के बिजनेस में जुड़े हुए थे और उन्होंने रिसोर्सेस और सप्लाई चेन की डीप एक्सपीरियंस था और दिलीप पिरामैन को एक ऐसे ही पार्टनरशिप की जरूरत था। इसीलिए दोनों ने मिलकर एयरकेस्ट्रा का पार्टनरशिप में 50-50% ज्वाइंट ओनरशिप में कंपनी खरीद लिया और पेपर में तो ये एक बेस्ट पार्टनरशिप लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खामोश टकराव शुरू हो चुके थे। दोनों कंपनी सूटकेस, बैग और ट्रैवल जैसे प्रोडक्ट ही सेल कर रहे थे और इनके कस्टमर भी सेम थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वीआईपी दिलीप पिरामैन की 100% ओनरशिप कंपनी था, जबकि एयरकेस्ट्रा में उनका 50% पार्टनरशिप और नेचुरली तरीके से वीआईपी को ज्यादा रिसोर्सेस और फोकस मिलने लगा। और मोहनलाल जाटिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि उन्हें लगा कि दिलीप सिर्फ वीआईपी को ग्रो करने में ध्यान दे रहा है और इसीलिए उन्होंने खुद ऑर्केस्ट्रा पर ध्यान देना होगा। हालांकि मोहनलाल खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे क्योंकि उनका कपड़े का बिजनेस था और उनकी एज भी ढल रही थी। इसीलिए उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और अपने बेटे सुधीर जाटिया को एयरकेस्ट्रा में भेज दिया और 1991 में सिर्फ 21 इयर्स के एज में ही सुधीर जाटिया ने ट्रेनर के फॉर्म में बिल्कुल नए स्टूडेंट की तरह एरिस्टोकेट में एंट्री लिया और उनके पास ना तो एमबीए की डिग्री था और ना ही कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और वीआईपी एरिस्टोकेट दोनों के सीनियर एम्प्लॉइज कई
कई लोगों को लगा कि वो बस मालिक का बेटा है जो कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ देगा, लेकिन सुधीर ने धीरे धीरे सबको गलत साबित कर दिखाया और सुधीर के सामने एक बड़ा चैलेंजेस था जो एरिस्टोक्रेट को वीआईपी के साए से बाहर निकालना और कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना। और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी डिजाइन लाने और कॉस्ट कम करने और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन करने में लगा दी। और ये ब्रांड जो पहले सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, मार्केट में वापसी करने लगा। और सुधीर की कड़ी मेहनत न सिर्फ एम्प्लॉइज की भरोसा जीता बल्कि उन लोगों की जो रिस्पेक्ट करने लगे। उन्होंने सिर्फ मालिक का बेटा मानते थे और उनकी डिसीजन का अब रिस्पेक्ट किया जाने लगा। फिर 2003 तक दिलीप पिरामैन ने धीरे धीरे एक्टिव लीडरशिप को हटाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने किसी एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत था जो कंपनी का वैल्यू को समझ सके और फ्यूचर्स की चैलेंजेस का सामना कर सके। और उस टाइम उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और सुधीर जाटिया को वीआईपी इंडस्ट्री का नया डायरेक्टर के पोस्ट पर रख लिया। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिससे कि लगेज इंडस्ट्री में सभी को चौंका दिया और सुधीर ने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर बेनिफिट लिया। और उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि वीआईपी और एयरकेस्ट्रा एक ही स्टोर में एक जैसे ही सूटकेस और एक ही कस्टमर को सेल कर रहा है और ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए उन्होंने दोनों ब्रांड की पहचान बदल दी। वीआईपी को कमर्शियल, पैसेंजर और हाई लेवल के कस्टमर के लिए प्रीमियम सूटकेस बना दी गई और एयरकेस्ट्रा में स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल और मिडिल क्लास कस्टमर के लिए स्ट्रॉन्ग बजट पर फॉर्म में बना दिया। और उनके डिजाइन भी मटेरियल वैल्यूएबल था और यहाँ तक कि स्टोर में उनकी सूटकेस रखने का तरीके भी बदल दिया गया। वीआईपी क्लासिक दिखते थे और जबकि एयरकेस्ट्रा बोल्ड और अफोर्डेबल थे। सुधीर की स्ट्रेटेजी ने दोनों ब्रांड को एक दूसरे से टकराव से बचा लिया और इस तरीके से उन्होंने दोनों कंपनी को अलग अलग तरीके से मैनेज किया और दोनों ब्रांड साल दर साल प्रॉफिट बढ़ते गए। और इसी सक्सेस के चलते सुधीर जाटिया को कुछ ही सालों में डायरेक्टर से मैनेजर डायरेक्टर के पोस्ट पर प्रमोशन हो गया। लेकिन बड़ी सक्सेस के साथ बड़ी चैलेंजेस भी आती है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। इसी दौरान सैमसंग नाइट जैसी ग्लोबल बड़ी कंपनियों ने इंडिया में एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया और अमेरिकन टूरिज्म जैसे ब्रांड ने वीआईपी के मार्केट में डेल लगाना शुरू कर दी। और इसके अलावा सस्ते चाइनीज सूटकेस भी मार्केट में आने लगा। और इन परेशानियों के बीच वीआईपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कंपनी ने 2009 में पहले बार लॉस रिकॉर्ड किया और इसकी सेल में भी लगभग 13% की गिरावट देखी गई। और इस लॉस से घबराकर वीआईपी के सीनियर मैनेजर में आरोप लगाना शुरू हो गया। कुछ ने एक्सपेंशन की गलत डायरेक्शन को दोष ठहराया, कुछ ने इन्वेस्टिंग कंट्रोल प्रॉब्लम की और इशारा किया और कई ने बढ़ते खर्च पर सवाल उठाया। लेकिन सुधीर ने इन दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इसके वजह उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ फॉर्म में हाई लेवल का प्रोडक्शन बंद कर दिया और अफोर्डेबल एक्साइटिंग में फोकस किया और जहां मंदी के बावजूद डिमांड बनी रही। और उन्होंने क्वालिटी में समझौता किया। बिना लागत कम करने के लिए चीन से कुछ मेजर पार्ट इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया और सुधीर खुद हर छोटे बड़े बात में शामिल थे। फिर इनके बाद जो हुआ वो पूरे इंडस्ट्री के लिए एक लेसन्स बन गया। 2010 में जब वीआईपी ने 15 करोड़ का अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट किया, इसका मतलब था कि एक साल पहले जो कंपनी लॉस में चल रहा था और कंपनी फिर टॉप पर आ गया। सुधीर जाटिया की इंडस्ट्री में हर जगह ये बात होने लगा क्योंकि घाटे में चल रहे कंपनी को इतना जल्दी प्रॉफिट में बदलना कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था। लेकिन उसी दौरान वीआईपी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे सुधीर के करियर को सबसे बड़ा झटका दिया। वीआईपी की कमान एक नए फैमिली चेहरे को सौंपने का एक बड़ा डिसीजन लिया गया और दिलीप पिरामैन की बेटी राधिका पिरामैन का नाम सामने आया और पब्लिश इसे एक
सामान्य इस्तीफा के रूप से प्रेजेंट किया गया, लेकिन अंदर की कहानी जानने वाले को समझ में आ गया था कि सुधीर को इस कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है और राधिका आने से ये क्लियर हो गया था कि वीआईपी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक फैमिली विरासत बनता जा रहा है और सुधीर के लिए ये सबसे डिफिकल्ट टाइम था। लेकिन ये यहाँ से कहानी का एक नया मोड़ लिया और सुधीर ने तय किया कि वो सिर्फ किनारे से नहीं देखेंगे, वो फिर से मैदान में उतरेंगे और इस बार वो खेल पूरे तरीके से अपने शर्त पर खेलेंगे। यही वीआईपी के लिए सबसे खतरनाक बन गई और सुधीर मार्केट में एंट्री का अपॉर्चुनिटी में था और उसी दौरान उनकी नज़र सफारी इंडस्ट्री नाम की एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी पर पड़ी। वही सफारी कंपनी जो डूबती हुई कंपनी को सक्सेस किया, एक ऐसा ब्रांड जो 1918 में मार्केट में था, लेकिन ना कोई मार्केटिंग ना कोई ब्रांडिंग, बस आर्मी टैंक या फिर किलो बैग कुछ छोटी सी दुकानों में ही मिलते थे। और उसके बैग 2011 में सफारी का सालाना रेवेन्यू 72 करोड़ था और प्रॉफिट सिर्फ 2.65 करोड़। इसी कंपनी पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन सुधीर ने वो देखा जो शायद दूसरों ने नहीं देखा होगा। उन्होंने तुरंत इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और उन्होंने सफारी में एक ऐसा ब्रांड दिखाई दिया जिसका नाम पर पुराने यादें बसी थी और बस उसे निखारने की जरूरत था। उन्हें पता था कि आज भले ही ये ब्रांड छोटा है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सफारी एक दिन वीआईपी के सामने खड़ा हो सकता है। और सबसे अहम बात ये था कि उन्होंने पूरा कंट्रोल मिल रहा था, ना कोई बोर्ड रूम, ना कोई पॉलिसी, ना ही कोई फैमिली इंटरफेरेंस। इसीलिए सुधीर ने अपनी पूरी पर्सनल डिपॉजिट लगभग 29 करोड़ इन्वेस्ट किए और मेजॉरिटी लीडरशिप खरीद लिया और सफारी के नए सीईओ बन गए। लेकिन उनके करियर की इस दूसरी टर्न ने शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं था। सफारी की टीम बहुत ही पुराने थे और उनके काम करने के तरीके भी पुराने पड़ चुके थे और ब्रांड पर मार्केट का भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। जब सुधीर जाटिया ने सफारी खरीदा तो लगभग हर इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स ने इसे गलत डिसीजन मानने लगे और लोगों को लगा कि ये फैमिली लॉजिस्टिक्स से नहीं बल्कि इमोशन से बहकर लिया गया है। और खुद सुधीर को भी कई बार शक होता था कि कहीं उन्होंने सफारी पर दांव लगाकर कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। लेकिन उस शक पर जो है किनारे करते हुए उन्होंने सबसे पहले कंपनी की कल्चर बदलने का डिसीजन लिया। सुधीर का मानना था कि अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो सर्विस बेहतर होगा और प्राइस सही होगी तो लोग नेचुरली तरीके से सफारी की और इम्प्रेस हो जाएंगे। उन्होंने एक बड़ी डिसीजन लिया, उन्होंने सफारी के सभी रिपेयर सेंटर बंद कर दिए और इस डिसीजन से कंपनी में हड़कंप मच गया। और सुधीर का मानना था कि अगर बैग की क्वालिटी बेहतर होगी तो उसे बार बार रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बैग को बार बार रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि डिजाइन में कोई कमी है जिससे बदलना जरूरी है। और उन्होंने अपनी टीम से कहा कि अगर बैग में कोई खराबी होगी तो वो सीधे नए बैग बदल कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऐसा होना चाहिए कि वो जल्द खराब ना हो। और इसी सोच के साथ क्वालिटी पर इतना जोर दिया गया कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस ही बदलनी पड़ी और मटेरियल कहाँ से लाए, कौन सा पार्ट यूज करें, हर चीज का जो है रेवोल्यूशन किया गया। और उनके एक्सपोर्टर से सफारी के बैग धीरे धीरे मजबूत और रिलायबल बन गया। और एक और बड़ा डिसीजन लेते हुए उन्होंने बैग बेचने का तरीके को पूरे तरीके से बदलने का डिसीजन लिया और अब उनकी कंपनी का सूटकेस हर उस जगह दिखाई देंगे जहां मिडिल क्लास इंडियन कस्टमर खरीदारी करते हैं। और उन्होंने रिलायंस थ्रेड और पेंशन जैसे हाइपर मार्केटिंग के साथ पार्टनरशिप किया और वीआईपी जहां अपने पुराने डीलर और नेटवर्क्स में बायर था, वहीं सुधीर चुपचाप नए रिटेलर्स मार्केट में सफारी को आगे बढ़ाते थे। और ई कॉमर्स का दौर आया। उस समय ज्यादातर लगेज कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने से डरते थे और वीआईपी भी डर रहे थे कम प्राइस पर ऑनलाइन सूटकेस बेचने से उनके करंट शॉप ओनर नाराज हो जाएंगे। लेकिन सुधीर ने इस मौके को पहचाना और फ्लिपकार्ट और अमेज़न
अमेजोन जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ सीधा डील किया और उन्होंने ज्वाइंट मार्केटिंग कैंपेन पर भी काम किया और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे इवेंट के दौरान सफारी पर सस्पेंसिफिक ऑफर्स होते थे। अच्छी डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी और अट्रैक्टिव प्राइस के साथ सफारी ने ऑनलाइन में तेजी से अपना पकड़ बनाया और कुछ ही समय में सफारी के कुल सेल 13% ऑनलाइन शॉपिंग से आने लगे, जबकि वीआईपी अभी भी अपने ऑनलाइन स्ट्रेटेजी पर आइडिया या फिर के लोग काम कर रहे थे और सफारी अब लोगों को ये मैसेज दे रहा था कि कम दाम और उसकी क्वालिटी वीआईपी के बराबर है। 2019 तक सफारी का सफर लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था और 78 करोड़ रुपए की कंपनी लगभग 6000 करोड़ रुपए पहुंच चुका था और उसका मार्केट से लगातार बढ़ते जा रहा था। वीआईपी पीछे हो रहा था और सुधीर जाटिया एक बार फिर से लगेज इंडस्ट्री में उभरता हुआ नाम बन गया और सफारी ने जयपुर में एक नए प्लांट का अनाउंसमेंट की, जिससे न केवल प्रोडक्शन डबल हो गया बल्कि नॉर्थ इंडिया में सप्लाई भी तेजी से ग्रो हो गया, बढ़ने लगा। फिर एक ऐसा आंकड़ा आया जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री को चौंका दिया। फाइनेंशियल 2020 में सफारी का रेवेन्यू 686 करोड़ था, लेकिन फाइनेंशियल 2024 तक ये बढ़कर 1550 करोड़ को पार कर गए और वीआईपी से भी ज्यादा था और ये सिर्फ 4 साल में डबल से भी ज्यादा ग्रो हो गया था। और मार्केट कैप की बात करें तो जो 60 करोड़ रुपए का कंपनी सफारी अब 1200 करोड़ पार हो चुके हैं और वीआईपी का मार्केट कैप उस दौरान लगभग 6800 करोड़ रहा। फिलहाल सफारी ऑफिशियल तौर पर इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो होने वाली केस कंपनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सफारी कंपनी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और सुधीर जाटिया ने कैसे डूबता हुआ कंपनी को सक्सेस किया और 60 करोड़ का कंपनी को 12000 करोड़ में कैसे बदला और सुधीर जाटिया को क्यों निकाला, वीआईपी कंपनी का केस स्टडी क्या है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं ट्रैवल के टाइम आप कौन सा कंपनी का सूटकेस यूज करते हैं।